जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया। झारखंड की 14 सीटों में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और आजसू के अलायंस एनडीए के फेवर में आई और 5 सीटों पर इंडिया अलायंस ने कब्जा जमाया, जिनमें 3 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। लेकिन इस चुनाव में एक फैक्टर पहले से काफ़ी चर्चा में था और वो फैक्टर था जयराम महतो फैक्टर। जयराम महतो जो भाषा आंदोलन से चर्चा में आए थे सरकारी नौकरियों में भोजपुरी और मगही जैसी भाषाओं का विरोध करके और बाद में वे नौकरी के आंदोलन को लेके भी चर्चा में रहे। तो जयराम महतो इस चुनाव में काफ़ी चर्चा में थे और क्या करेंगे इस चुनाव में, क्या उनकी स्थिति रहेगी? इन सब बातों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। अब चुनाव खत्म हो गया है। जयराम महतो गिरिडीह सीट से तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। तो अब इसके बाद क्या स्थिति है और जयराम महतो और उनकी पार्टी की आगे क्या रणनीति रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 5 महीने बाद होने वाला है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेकेएलएम के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर देवेंद्र महतो। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर जेकेएलएम की और जयराम महतो के आगे की रणनीति क्या है। तो जी हमारे साथ हैं जेबीकेएसएस और जेकेएलएम के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर देवेंद्र महतो। उनसे बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में जेकेएलएम के लिए और जयराम महतो के लिए क्या सबक रहा, क्या उन्होंने इस चुनाव से सीखा, आगे की क्या रणनीति है और क्या इस चुनाव से वे संतुष्ट हैं या उनको लगता है कि कोई कसर रह गई। बाकी प्रत्याशी जो खड़े हुए थे जयराम महतो के इस चुनाव में, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति रही, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर देवेंद्र महतो, आपका स्वागत है हमारे साथ जनमन की बात में। थैंक यू। शुरुआत गिरिडीह से करते हैं। गिरिडीह में नतीजे जो आए हैं, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, बहुत कांटे का संघर्ष भी देखने को मिला। लेकिन हमारी पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि आपके पास नंबर्स हैं और किन-किन पॉकेट से नंबर आ रहे हैं, वो भी आपने बताया था। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि थोड़ी-सी जो है या तो मतदाताओं का रुख बदल गया या फिर आप लोगों ने जो आकलन किया था उसमें कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह गई। तो आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? देखिए, हम लोग जो आकलन किए थे वो करीब-करीब 35% के आस-पास आकलन किए थे कि हमारा उतना वोट आएगा। लेकिन हमारा वोट जी, लगभग 28% आया। तो करीब जी, 7% का डिफरेंस हो गया। तो ये जो जी, 7% का डिफरेंस हो गया, जब हम आपको बताए थे कि जातिगत आंकड़ा जो समीकरण दिखाए थे गिरिडीह का, तो उसके हिसाब जी, से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब-करीब जैसे सभी क्लास के ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे कुर्मी समाज और मुस्लिम समाज। तो यहाँ जी, पर जो हमारा जो कमजोरी थोड़ा-सा हो गया कि हम लोग को मुस्लिम समाज का वोट बहुत कम परसेंटेज में आया, बहुत मिनिमम परसेंटेज में आया, जिसके चलते अच्छा, कि 7% का जो डिफरेंस है इधर हो गया। और अगर हम हुँ, लोग जो चूँकि मार्जिन रखे थे 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो चूँकि जी, करीब 12 लाख पोलिंग हुआ है, तो 3-4% हम लोग सोचे थे इधर हो जाएगा, तो करीब-करीब रफली अराउंड 4 लाख के पहुँच जाएगा, जो अभी 3.5 लाख है, तो 4% जी, यानी 4 लाख के आस-पास आ जाएगा। लेकिन वो जी। चीज़ हम लोग को नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग इसको चुनाव हार गए। तो आपको क्या लगता है ये जो चुनाव है आपके लिए, आगे के लिए ये कुछ बढ़िया है या फिर इस हार से आप निराश हैं? क्या अभी आप लोगों का अभी चुनाव के बाद कुछ आपस में आपकी जयराम महतो से बात हुई है? क्या उनका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, हम लोग इस हार से निराश नहीं है, इसलिए निराश नहीं है क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं कि जो बीजेपी और आजसू, अगर अब देखा जाए तो बीजेपी पार्टी करीब 1980 का है और आजसू पार्टी भी लगभग हमको लगता है कि काफ़ी पुराना है, वो 1986 का है। तो इन लोग करीब-करीब बताइए 33 साल और 50 साल के आस-पास इन लोग का हो रहा है। अब इतने साल होने के बाद आज उन लोग से हम संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक आजसू पार्टी का बात है तो देखिए उनका पहला जो सांसद वो लोग 2019 में बने थे, तो उसका डेटा करीब-करीब 35 साल के बाद में पहला उनका सांसद बना है, आजसू पार्टी से। हुँ, और हम लोग का पार्टी अभी 1 साल पुराना भी नहीं हुआ है। और बीजेपी का इतिहास देखिएगा तो बीजेपी 1985 में बना था सॉरी 1980 में बना था, जो कि वो लोग 1984 में फर्स्ट चुनाव लड़ा था, जिसमें कि 229 सीट था और 229 में 2 सीट पे वो लोग जीत चुका था। जो वोट परसेंटेज देखिएगा जी, 7.74। और बताइए कि इतना बड़ा-बड़ा पार्टी, और अगर जेएमएम का इतिहास देखिएगा तो वो भी 1973 का करीब 7 साल हो गया।
7 साल के बाद में वो पहला वो लोकसभा का चुनाव जीता था। तो अगर जी कांग्रेस तो करीब 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराना पार्टी है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग उस पार्टी से टकरा रहे थे, जिस पार्टी का स्थिति करीब-करीब ऐसा है, और खाली ये नहीं, प्लस क्या है कि वो लोग धन बल से भी वो लोग बहुत आगे हैं। अगर आज आप तो जी आंकड़ा जब बॉन्ड आप तो देखे हैं कि चुनावी बॉन्ड में करीब-करीब 10,000 करोड़ रुपया, करीब उसमें 8,000 करोड़ रुपया तो खाली बीजेपी को किया हुआ है। तो ये जो हमारे तो जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे बीजेपी आजसू से और जेएमएम से, सब करोड़पति हैं। तो इन सब जी स्थिति को देखते हुए, अगर इन सब स्थिति को देखते हुए अगर हम लोग अगर वोट लाए हैं 28% और करीब 7% अगर पीछे है, और जबकि अगर जेएमएम से देखा जाए तो मार्जिनल हम लोग 15-20 हजार का अंतर में है। तो ये बहुत बड़ा जी टक्कर हम लोग दिए हैं। इसको आप अगर हार जी से देखेंगे कि जीत से देखेंगे, ये तो आपको उस हिसाब से अपने एंगल से देखना पड़ेगा। और जहाँ तक जी बात ये है कि अगर बीजेपी जो बोलता है कि हम देश का या दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, और उस पार्टी का अगर वोट खट जा रहा है, मान लीजिए कि जैसे पिछला बार गिरिडीह में करीब-करीब वो लोग 2,48,343 वोट से जीता था, और जी इस बार का जो मार्जिन है 80,000 का, तो लगभग जी जी 1,67,000 जो वोट का नुकसान हुआ, ये नुकसान कौन जी किया है? हम लोग किए हैं। तो जी ये जो इतना बड़ा पार्टी अगर मान लीजिए कि आज के डेट में गिर रहा है, और उसके बाद गिरने के बाद अपना मान लीजिए विजय जुलूस निकाल रहा है और प्रचार कर रहा है, तो उसका सोच है कि भाई देखिए, अगर हम इतना गिरने के बावजूद अगर हम, और पूरे देश में आप देख रहे हैं 240-50 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा है, और उसके बावजूद बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? तो हमारा तो भाई जीत है। देखिए, हम अगर लोग जीत हार तो एक वोट से भी जीत हार होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव से जयराम महतो ने खास करके और आपके दो तीन प्रत्याशियों ने बता दिया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में खास करके आप लोग एक बड़ी ताकत साबित होने जा रहे हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा संजय मेहता जो हजारीबाग से आपके उम्मीदवार थे, बिना आप लोग का कोई सिंबल भी नहीं मिला अब तक। लेकिन संजय मेहता 1,57,977 वोट यानी करीब 1,58,000 वोट लाए हैं। अगर किसी विधानसभा के प्रत्याशी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि एक विधानसभा में 3-3.5 लाख के आसपास वोटर होते हैं। तो इसको देखा जाए तो संजय मेहता बहुत अच्छा वोट लाए हैं। और इसके साथ बात करें, हालांकि मनोज यादव कोडरमा में 28,000 वोट ही ला सके हैं, लेकिन रांची में फिर देवेंद्र महतो उन्होंने बहुत अच्छा वोट लिया है। और ये देखने को मिला है कि आप मैंने एनडीए और यूपीए, एनडीए और इंडिया दोनों के वोट बैंक में आप लोगों ने सेंधमारी की है, और दोनों ही तरह के वोट आप लेके आए हैं। दोनों प्रत्याशियों को कुछ न कुछ आपने नुकसान पहुंचाया है। और आपने बात की गिरिडीह की, जहां वोट का मार्जिन घटकर 80,000 रह गया। रांची की वही बात है, रांची में भी वोट का मार्जिन जो पिछली बार था उससे काफी घट गया, और करीब 1 लाख वोटों का लगभग अंतर है, और देवेंद्र महतो को भी काफी 1 लाख से ज्यादा वोट आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है भविष्य के लिए, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? अब तो क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी ज्यादा समय बचा नहीं है, और नवंबर में शुरू हो जाएगा चुनाव का जो पूरा प्रोसेस होता है, और दिसंबर में सरकार बननी है, दिसंबर अंत में। तो अब आप लोग क्या इस पर तैयारी करेंगे? किस तरह से मंथन करेंगे? कब आप लोगों की बैठक होगी? और सबसे पहले कि जयराम महतो से आपकी कोई बात हुई है नहीं, या जयराम महतो का कोई संदेश आप लोगों तक पहुंचा है कि नहीं, और उन्होंने क्या कहा है इस बारे में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, जहाँ तक विधानसभा की बात है ना, तो जी आप अगर पुराना आंकड़ा देखिएगा, जैसे जी 2019 का देख लीजिए, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को और आजसू करीब मिला करके 14 में से 12 सीट आया था, आपको पता है। जी और जब इसी 6 महीना बाद जब ये लोग विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो उस समय में देखिए जी कि बीजेपी को करीब करीब हमको लगता है 27 एमएलए आया था, आउट ऑफ 81। तो आप देख लीजिए कि दो हजार जो पार्टी 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली बस। हाँ, 25 सीटें मिली। तो आप बताइए कि जी जो पार्टी जो मतलब पार्लियामेंट में 90% वोट सीट निकाल रहा है, वो पार्टी विधानसभा में 50% तो छोड़िए, 40-30% वोट पे आ जा रहा है। 25 80 का 40 हो गया, तो मतलब करीब करीब समझिए कि वही 25-30% का वोट पे आ रहा है। तो अब सीट पे आ रहा है। तो इसीलिए इससे कोई वो नहीं है कि जो हम लोग का जितना आप वोट देख रहे हैं, तो निश्चित है कि और अब इसका वोट हम लोग का परसेंटेज इससे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का मुद्दा जो है, जिस मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, या जिस मुद्दा पे हमारा आंदोलन चल रहा था, वो मुद्दा कहीं से केंद्र लेवल का जो राजनीति है उसके उसके आधार पे नहीं था।
हमारा मुद्दा सिंपल सा था भाई, खतियान आधारित नीति बनाइए और पलायन को रोकिए। हमारा नौकरी का मुद्दा है, बेरोजगारी, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो गांव लेवल पे शिक्षा का नहीं होता। और तो ये सब जो मुद्दा है जिससे कि हम लोग का पार्टी जो भी है उन लोग को ये क्वेश्चन पूछेंगे, भाई इस 25 साल में आप लोगों ने क्या काम किया। अगर 25 साल जी में आप लोगों को काम नहीं किया, तो जनता को ये बात बताना है ज़मीन तक में, ज़मीनी हक में हम लोग को बताना है कि देखिए जो पार्टी 25 साल से रूल कर रहे हैं, या झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, झारखंड उद्देश्य के बनने का पीछे यही था कि भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों को कम से कम क्लास 3 क्लास 4 नौकरी में उन लोगों को कुछ प्राथमिकता दिया जाए, जो कि नहीं दिख रहा है। तो इस मुद्दा पर जब हम लड़ाई लड़ेंगे, तो हम बता देते हैं आपको कि हम लोग बहुत आगे, जो बाकी जो अभी आज जो रिजल्ट दिख रहा है, उससे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। जयराम महतो के बारे में पूछ रहा था कि उनसे आप लोगों की कोई बात हुई या उन्होंने कोई मैसेज दिया कि नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं, चुनाव के बाद अभी जस्ट रिजल्ट कल आया है, तो उसके बाद बात नहीं हुई। उससे पहले बात हुई थी कुछ समय, हम लोग का काम काम कैसे करना क्या है, लेकिन उसके बाद अभी बात नहीं हुई है। और हम लोग को हम उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी हम लोग रिव्यू मीटिंग करेंगे, जिसमें डिस्कशन होगा कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ जी, फेलियर था और क्या क्या कैसे उसको ठीक करना है। और उसमें हम लोग सारा मीटिंग डिस्कशन होगा हम लोग का। क्योंकि 2 सीटों पर जो दिख रहा है, जैसे गिरिडीह की सीट है, तो गिरिडीह की सीट पर मतलब सीधा-सीधा फ़र्क दिख रहा है कि जयराम महतो के खड़े होने से आजसू का एक तो मार्जिन घट गया, दूसरा जेएमएम मुकाबले से बाहर हो गया। रांची सीट पर भी संजय सेठ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं थे, वो 1,20,512 वोटों से जीते हैं और आपके जो कैंडिडेट देवेंद्र महतो हेलमेट छाप पर खड़े थे, उनको 1,32,647 वोट मिले हैं। आज मैं अखबार देख रहा था तो उसमें अखबारों ने लिखा है कि जयराम महतो, देवेंद्र महतो जो खड़े हैं, इन लोगों ने ये इंडिया अलायंस के वोट काटे हैं, बीजेपी का वोट नहीं काटा है। मुझे जहां तक लगता है कि आपको अ, वैसे सभी लोगों का वोट मिला है जो पहले इंडिया अलायंस को या एनडीए दोनों को वोट करते रहे हैं और दोनों तरफ के वोट आपको मिले हैं। आपको क्या लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का वोट मिला है या इंडिया अलायंस का आपने वोट काटा है या भाजपा का वोट आपने लिया है? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए देखिए, अभी अब हम लोग का एनालिसिस है, आप और बीजेपी का जो रिजल्ट का जो इक्वेशन है, जो भी डेटा आया है, उसमें देखिए कि वोट किसका कम हुआ है। बीजेपी का कम हुआ है। जी कांग्रेस का मार्जिन, कांग्रेस का वोट इनफैक्ट थोड़ा बढ़ा है, बीजेपी का थोड़ा कम हुआ है। इसीलिए वोट जहाँ तक काटने का बात है, तो हाँ हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट तो बीजेपी का ही काटेंगे, ये तो सही है। जी कांग्रेस का मार्जिनल वोट कटा है, कांग्रेस का बहुत ज्यादा वोट हम लोग नहीं काट पाए। जी। दूसरी बात कि क्या जेबीके से इस राज्य में आजसू के विकल्प के रूप में उभर रहा, आप क्या देखते हैं? आजसू एक समय बड़ी पार्टी बन गया था, उसके मैक्सिमम 5 विधायक आज तक जीते हैं, लेकिन आजसू एक बड़ा हार्ड बार्गेनर रहा है बीजेपी के साथ। उसने लोकसभा की एक सीट ले ली है या जब भी सरकार बनती है आजसू उसमें रहता है तो मंत्री मंत्री बनता है। पिछला बार भी आजसू 15 सीटें मांग रहा था विधानसभा की, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो भाजपा नहीं मानी, बाद में दोनों अलग अलग हुए और इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ और इसका नुकसान आजसू को भी हुआ। तो जिस तरह से जिन इलाकों में आप लोगों ने वोट अभी हासिल किए, जयराम महतो को जहां वोट अच्छे मिले हैं, हजारीबाग में संजय मेहता को मिला है, आपके दामोदर हांसदा को अच्छे वोट आ गए, सिंहभूम में देवेंद्र महतो को मिले हैं। तो ये जो क्षेत्र है, जो कुर्मी बहुल इलाका है इस इलाके का, तो यहाँ आजसू का भी असर इन्हीं इलाकों में है। तो आपको क्या लगता है कि धीरे-धीरे जनता का मोह आजसू से भंग हो रहा है और वो एक नए विकल्प की तलाश में है, खास करके जो छात्र हैं, युवा हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, जो एक नई राजनीति करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजसू का धीरे-धीरे आप लोग एक विकल्प बनेंगे? देखिए, आजसू से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले आजसू का जी। इतिहास तो देखिए कि आजसू करीब-करीब 1987 86 में एस्टेब्लिश हुआ था, 7 नहीं, मेंबर वो था। वो और वो वो आजसू और 35 साल, नहीं, हम बता रहे हैं, 35 साल के बाद ठीक है, आजसू में फिर चेंज हुआ, फिर सूरत में तो आ गए, सूरत सिंह मिश्रा चले गए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आजसू तो वही आजसू ब्रांड नेम से चल रहा है। तो अब 33 साल के वो बाद तो उनको बाद में पहला बदल गया। लोकसभा। पहले आजसू था, अब आजसू पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन वो तो खैर आजसू अलग हो गए, वो तो उस समय जेएमएम का विंग था, अब एक अलग हुँ, पार्टी बन गई, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 2000 से भी हुआ तो 24 साल पुरानी तो पार्टी मान तो सकते हैं। तो इस 24 साल में पहला सांसद उन लोग का बन रहा है 2000, वो जो हार्ड बार्गेनिंग आप बता रहे हैं, वैसा करके इन जी लोग का पहला सांसद 2019 में हुआ है।
और हमारा जी पार्टी अभी 1 साल नहीं हुआ है। अब विकल्प विकल्प कैसे बोलते हैं? किस तरीके से विकल्प? जैसे जो पार्टी 1 साल भी नहीं हुआ है और वो पिछले 4 लोकसभा में अपना प्रेजेंस दिखा रहा है, 4 क्या, हम लोग अगर 8 में लड़े हैं, तो 8 में से 6 लोकसभा में तो हम देख रहे हैं तीसरा नंबर पे हैं। और दो और वो भी उस पार्टी से हम लोग लड़ रहे हैं, जो करीब-करीब देखा जाए 7 पार्टी को मिल करके हम लोग उसको अपोज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बता रहे हैं हम लोग एनडीए, एनडीए में 3 पार्टी है। एक है बीजेपी, एक है आजसू और एक है जनता दल यूनाइटेड, जिसका कि खीरू महतो जो है हम लोग का राज्यसभा का यहाँ से मेंबर है। तो जो कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का बिहार में टाई अप है और इधर में सपोर्ट कर रहा है। और इधर में अगर दूसरे पार्ट में देखिएगा, तो दूसरे पार्ट में 4 पार्टी है। एक है जेएमएम है, एक है कांग्रेस, एक है राष्ट्रीय जनता दल और दूसरा और लास्ट माले है। अब बताइए कि 7 पार्टी को और ये लोग महागठबंधन गठबंधन और हम लोग सिंगल पार्टी, सिंगल अकेले जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब उस स्थिति में अगर हमारा वोट समीकरण अगर 24% 25% का आपको दिखाई देता है और हजारीबाग के सब में भी कम से कम 5% 8% का वोट है, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 1 साल में अगर इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो जो कि अभी अगर देखा जाए तो ज़मीनी लेवल पे हम लोग का कोई बहुत बड़ा संगठन और बहुत बड़ा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बना पाए हैं, क्योंकि इतना जी जल्दी-जल्दी में ना इस पर तो अगर तो आजसू पार्टी बहुत पुरानी है। अब मान लीजिए इस साल को मानते हैं तो 25 साल में आज उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन सब के बावजूद इन लोग पिछले बार 2 विधानसभा में ही जीत पाए थे। तो हम लोग जी बहुत अगर अगर उससे कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग उससे बहुत आगे हैं। लेकिन चूंकि नंबर बहुत करेक्ट अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि भाई कितना आप आगे हैं, तो हम लोग लेकिन लेकिन इतना है कि उससे बहुत आगे। तो मतलब ये आप मानते हैं कि भाई आप में जो अब आने वाले समय में हम ये मान के चले कि आजसू जैसी पार्टियां धीरे धीरे रिलेवेंट हो जाएंगी, अप्रासंगिक हो जाएंगी और उसकी जगह एक नई पार्टी अब आ रही है जो ये मुख्य धारा की जो राजनीति करने वाले दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यही 3 दल है झारखंड में जो अभी मुख्य धारा की राजनीति करते हैं। अब क्या ये माना जाए कि आप लोग भी अब मुख्य धारा की राजनीति करने के लिए तैयार है और आने वाले चुनाव में विधानसभा का चुनाव ज्यादा समय नहीं है, तो आपके पास फिर उतना मौका नहीं है कि आप जमीनी लेवल पर संगठन बनाएंगे और मजबूत करेंगे, लेकिन फिर भी 4-5 महीने में आपके पास ये है कि आप एक बार मंथन करें, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करें और विधानसभा के लिए कमर कस के उतरेंगे। तो मेरा सवाल है कि आपके दिमाग में भी कोई ऐसा डाटा है कि आप विधानसभा का चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेंगे और आपको क्या लगता है कि कहाँ-कहाँ आप ज्यादा मजबूत हैं? आप आंसू का ही विकल्प नहीं देखिए, आप जेएमएम का भी विकल्प देखिए। जेएमएम का जो जो मेन वोटर है जेएमएम, जिससे जेएमएम स्टार्ट हुआ अपना, जो कि आपको याद है कि 1973 में जब धनबाद में जेएमएम का पहला जो स्थापना दिवस हुआ था, उस समय में एके रॉय, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, जो कि विनोद बिहारी महतो पहले अध्यक्ष थे। तो आज बताइए जी कि अगर उनका उनका जो वोट बेस है, वोट जो जिसके आधार पर वो आज इतना साल से राजनीति करते आ रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा जनाधार घटक किया है। तो खाली आजसू नहीं, हम्म उनका भी जनाधार घटक किया है। तो आप समझिए कि दोनों को हम लोग डैमेज कर रहे हैं, अगर अगर रीजनल लेवल पे बात कीजिएगा। और जहां तक बात है कि केंद्रीय लेवल का जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, इन लोग तो आते ही जब विधानसभा होता है तो इन लोग का तो परसेंटेज रहता ही नहीं है, इन लोग तो गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए जी इसीलिए अगर डेटा का बात कीजिएगा तो हम लोग जेएमएम को और आजसू को काफी हद तक डैमेज कर रहे हैं। अब कितना परसेंटेज डैमेज करेंगे, कितना क्या होगा, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा। चलिए तो अब आखिरी एक ये पूरे चुनाव को, लोकसभा चुनाव को अगर आपको कुछ चंद शब्दों में अगर डिफाइन करना हो, उसको समराइज करना हो, तो आप किस तरह से करेंगे? समराइज करना होगा तो हम एक ही चीज इसमें बता सकते हैं कि देखिए, हम लोग अगर देखा जाए तो गिरिडीह में हम लोग हारे नहीं। हम लोग अगर किसी का जी 22% इतना बड़ा पार्टी जो कि 50 साल पुराना पार्टी है, अगर उसको हम लोग अगर 22% वोट उसका लिए हैं, तो उतना वोट समझिए कि जो हमारा जीरो था। आप ये सोचिए, हम लोग जीरो से आज उतना लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या, हम लोग हमारे पास पूरा गेन है। मतलब हम लोग उतना वोट जी हम लोग जीते हैं। उसको आप जी हारने के टर्म मत लिए, उसको ही टर्म इस टर्म में लिया जाए कि हम लोग इतना परसेंटेज वोट जीते हैं। जी तो हमारे हमारे जो जो कार्यकर्ता है या हमारे जो सपोर्टर वोटर जो हम लोग को वोट किए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग निराश नहीं हो और इस बात को लेकर के पॉजिटिव वे में काम करें कि हम लोग जो वोट लाए हैं, उतना वोट हम लोग जीरो से लाए। अगर हमारा उतना वोट पहले से रहता, बेस कुछ रहता, तब हम लोग बोलते हैं हम हारे और जीते हैं। यहाँ तो हमारा जीत हुई है। जी तो चलिए, आपकी ये जीत है और आपके खाते में चुनाव के पहले जीरो बैलेंस था
अब वो बैलेंस अच्छा खासा हो चुका है और अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप एक मजबूत ताकत के रूप में उभरेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो देवेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे बात होती रहेगी आगे चुनावी मुद्दों पर और भी राजनीतिक मुद्दों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।